बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पास्ट पेपर्स के एनालिसिस पे होगा और इसके अलावा जो कोटेशंस हैं मुख्तलिफ रिकमेंडेड बुक्स की उन पे होगा। अब हम ज़रा सबसे पहले पास्ट पेपर्स देखेंगे। इनमें हर पेपर का हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ हमने ऐड करनी है। हाँ, एक और चीज़ जो हमारे यहाँ पास्ट पेपर्स या पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं उन पे भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब हम ये सीरीज़ एंड करेंगे यूरोपियन हिस्ट्री की, उसके लास्ट में कि हमने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, मैपिंग किस तरह करनी है, कोटेशंस किस तरह डालने हैं, बुक रेफरेंसेस किस तरह डालने हैं और कौन कौन सी चीज़ पेपर में लिख के आनी है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम पास्ट पेपर्स को देखते हैं। सीएसएस के हमारे पास पास्ट पेपर्स हैं यूरोपियन हिस्ट्री के, और ये वो वाले क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से निकले हुए हैं, जो चैप्टर हम अब एंड करने लगे हैं, द कंसल्ट ऑफ यूरोप। ये चैप्टर नंबर 4 है। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये सीएसएस 2016 में आया था हमारे पास। ये देखें, व्हाट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिड कांग्रेस ऑफ वियना ट्राई टू अचीव, कि कौन कौन से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे जो कांग्रेस ऑफ वियना में अचीव करने की कोशिश की गई। हाउ फार वाज इट प्रूव टू बी सक्सेसफुल इन द लाइट ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स इन द यूरोपियन हिस्ट्री, के बाद में आने वाले हालात ने, इवेंट्स ने क्या साबित किया कि ये कितनी सक्सेसफुल हुई। कांग्रेस ऑफ वियना के ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, या कांग्रेस ऑफ वियना कितनी सक्सेसफुल हुई। अब इस पार्ट के दो हिस्से हैं, एक एम्स और ऑब्जेक्टिव है, दूसरा इसकी सक्सेसफुलनेस की बात हुई कि ये कितना सक्सेसफुल हुई। तो जो हमारा पहला लेक्चर था इस कंसर्ट ऑफ यूरोप का, उसका ये पार्ट है जहाँ पे हमने देखा था कि इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ 4-5 हैं। पहला देख लेते हैं, रिस्टोरेशन अंडर प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। इसका ये ऑब्जेक्टिव था। क्या था कि जो पुराने मोनार्क्स हैं, नेपोलियन ने जिनको हटाया था और अपने रिलेटिव्स को लगाया था या खुद लीड किया था, वहाँ पे थ्रोन संभाला था, उन सबको रीस्टोर करना, उन सबको दोबारा लेके आना। बोर्बन्स फैमिली से थे, कुछ ऑस्ट्रिया के रिलेटिव्स थे, जो पुराने थे सबको हटा के जो नए लगे थे उन सबको अब ख़त्म करके स्पेन के अंदर, जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर, इटली के अंदर, हर जगह पे, फ्रांस के अंदर, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी मुनास को हटाया गया था उनको दोबारा रिस्टोर करना, इसको प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी कहते हैं। ये हुआ, इसको हमने यहाँ पे लिखना है। और दूसरा था प्रिवेंशन ऑफ एग्रेशन बाय फ्रांस, कि जिस तरह इस मर्तबा फ्रांस ने अटैक किए नेपोलियन एक इरा में, अब दोबारा फ्रांस उस तरह की हरकत ना कर सके, उस चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ से खुद को या पूरे यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई, उसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ एग्रेशन फ्रॉम फ्रांस। इसको हम आयरन सर्कल भी बोलते हैं, जिसमें फ्रांस के गिर्द जो स्टेट्स हैं अगर संभाल थी तो उनको एक दूसरे के साथ मर्ज करके लार्जर स्टेट्स बनाया गया, ताकि एक अच्छी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े फ्रांस को। और दूसरी तरफ उसके इर्द गिर्द जो किंग्स थे, जो इलाके थे, वो उस तरह के हुक्मरानों को दे दिए गए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के एंटी थे। तो इसको हम कहते हैं कि आयरन सर्कल बनाने की कोशिश की गई फ्रांस के इर्द गिर्द। फिर डिवीजन ऑफ टेरिटरीज़ की बात हुई कि टेरिटरीज़ को किस तरह डिवाइड किया जाएगा। हम देखते हैं कि प्रूशिया और रशिया के दरमियान टेरिटरीज़ की डिवीजन होती है, सैक्सोनी की, बिसार्बिया की। इसके अलावा डची ऑफ वेस्टफेलिया जिसको हम बोलते हैं, सैक्सोनी है, वेस्टफेलिया है, पोलैंड है, राइनलैंड है, ये सारे इलाकों के जो लंबार्डी वेनेशिया जो ऑस्ट्रिया को दिया गया, ऑस्ट्रियन नेदरलैंड जो था उसकी जो डिवीजन होती है उसको बेल्जियम के साथ मिला दिया जाता है। तो इस तरह जो टेरिटरीज़ की डिवीजन है ये भी एक उसके एम्स में और ऑब्जेक्टिव में शामिल था। इसका जो लास्ट वन ऑब्जेक्टिव था, एम था, वो बैलेंस ऑफ पावर था, कि किस तरह यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर लेके आना है। हम देखते हैं कि जहाँ पे यूरोप में नॉर्थ साइड पे प्रूशिया को टेरिटरीज़ मिली, वहीं पे रशिया को भी मिली,
नीचे हम देखते हैं जहाँ पे रशिया को टेरिटरीज मिली, वहीं पे एड्रियाटिक में ऑस्ट्रिया को टेरिटरीज मिलती हैं। हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन है उसको भी मुख्तलिफ सी पोर्ट्स पूरे वर्ल्ड में दिए जाते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो होती हैं वो उसको मिलती हैं। इस तरह बैलेंस ऑफ पावर जो है वो मेंटेन किया जाता है यूरोप के अंदर। तो बाद में अगला है कि ये कितना सक्सेसफुल रहा। इसके तीन चार चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कम से कम 40 साल तक, अब मैं रिकमेंडेड बुक का हवाला दे रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, ये है हमारे यहाँ HLP का, कि वो कहते हैं कि कम से कम 40 साल तक यूरोप के अंदर दोबारा इस तरह की कोई बड़ी वार नहीं हुई जिस तरह नेपोलियनिक इरा में वार्स थी। अच्छा, इसका एक ये फ़ायदा हुआ कि किसी हद तक पीस को मेंटेन किया गया। अच्छा, फ्रेंच एग्रेशन की बात करें तो वो फ्रेंच एग्रेशन को भी मेंटेन कर लिया गया। अच्छा, जो टेरिटरीज थी उस वक्त तो स्टेट्स मान गई, टेरिटरीज जो डिवीजन थी वो हो गई, लेकिन इसकी वजह से एक इशू क्रिएट हुआ। वो ये था कि जो मुख्तलिफ डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को जब मर्ज किया गया एक स्टेट के अंदर, तो इसकी वजह से लोगों में इंस्टेबिलिटी आई और लोगों में नेशनलिज्म और लिबरलिज्म के जो आइडियाज़ थे उन्होंने प्रमोट किया। अच्छा, फ्रेंच एग्रेशन भी हमारे पास कंट्रोल हो गया। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी जो है ये किसी हद तक तो ठीक रहा, लेकिन बाद में ये होता है कि लोग इनके खिलाफ खड़े होते हैं। हम देखते हैं कि स्पेन में भी रेवोल्यूशन आता है इस चीज़ के खिलाफ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसको लेके आया जाए। अच्छा, बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो हम देखते हैं कि इस बैलेंस ऑफ पावर के ज़रिए एक फ़ायदा ये होता है कि जो प्रूशिया है उसको ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं, और हम देखते हैं आगे आफ्टर 1850 उसके बाद प्रूशिया जो है वो एक लीडिंग पावर के तौर पे उभरता है। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम सेकंड देखते हैं। ये है 2019 का। हाउ डिड पीस सेटलमेंट ऑफ 1814 एंड 15 restored effective balance of power and paved the way to the यूरोपियन पीस। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने दो इसके क्वेश्चन के हिस्से हैं। एक ये कि पीस सेटलमेंट जो है उसने बैलेंस ऑफ पावर को किस तरह रिस्टोर किया, वो हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। बैलेंस ऑफ पावर किस तरह था, कुछ टेरिटरीज दी गई, कुछ इलाके तकसीम हुए। यहाँ पे हम देखते हैं टेरिटरीज दे के इस बैलेंस को वो किया गया, पावर ऑफ बैलेंस मेंटेन किया गया। कुछ ये कि मुख्तलिफ राइनलैंड जैसे है वो करके, लेकिन सीन ये होता है कि ये बैलेंस ऑफ पावर जो है ये मेंटेन करके यूरोप में 40 साल तक पीस को मेंटेन किया गया। ये क्वेश्चन था। प्रिंस अगला जो क्वेश्चन है ये 2020 का है। प्रिंस मीटरनिक एज द इनकॉर्मेशन ऑफ द रिस्टोरेशन एंड रिएक्शन। रिस्टोरेशन ये है कि जो पुराने मुनार्क्स हैं उनको रिस्टोर करना, कि वही इसमें जो मेजर रोल है आफ्टर नेपोलियन यूरोप की पॉलिटिक्स में वो प्रिंस मीटरनिक का है। तो वो कहते हैं कि वो जो एज ए सिंबल इस्तेमाल हुए प्रिंस मीटरनिक, वो थे रिस्टोरेशन को रिस्टोर किया उन्होंने मुनार्क को, और ये एक रिएक्शनरी पीपल के तौर पे, रिएक्शनरी मैन के तौर पे सामने आया कि जहाँ जहाँ पे भी रेवोल्यूशन आए, जहाँ जहाँ पे भी रिवोल्ट्स हुए, जहाँ जहाँ पे भी पीपल ने रिबेल किया, तो वहाँ वहाँ पे इन्होंने अपनी आर्मी भेजी, इन्होंने मुख्तलिफ अपने अलाइज के साथ मिल के उसको सुप्रेस किया। तो हमने यही इवेंट्स डिस्कस करने हैं कि वाकई इन्होंने मुनार्क को रिस्टोर किया। हमने देखा कि स्पेन में हुए, फ्रांस में हुए, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे भी ये चाहते थे। इटली में हुए मुनार्क रिस्टोर। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं फिर ऑस्ट्रियन नेदरलैंड में हुए। अच्छा, तो इसके अलावा जर्मन कॉन्फेडरेशन की जब बात करेंगे वहाँ पे भी स्टेट्स की जो हेडशिप है वो रिस्टोर की गई। अच्छा, फिर हम रिएक्शन की बात करें तो वो रिबेलियन जो थे उनको सुप्रेस करते रहे, ये फ्राम 1815 ऑनवर्ड फ्राम टिल 1848। तो ये था हमारे यहाँ क्वेश्चन। इसके दो पार्ट थे, एक रिस्टोरेशन वाला और एक रिएक्शन वाला। डिस्क्राइब, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 2021 का CSS का।
डिस्क्राइब कंसर्ट ऑफ यूरोप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, व्हाई डिड कंसर्ट ऑफ यूरोप डिक्लाइन। यहाँ पे हमने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या थे, वही पुराना क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी था इसमें, फ्रेंच एग्रेशन को कंट्रोल करना था, टेरिटरीज को डिवाइड करना था और बैलेंस ऑफ पावर था। ये चार चीज़ें हमने डिस्कस करनी। फिर इसकी जब असेसमेंट देखते हैं हम आगे, वो कहते हैं, इस क्वेश्चन को ज़रा देख लेते हैं कि ये डिक्लाइन क्यों हुआ। अब फेलियर की बात होती है तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्यों फेल हुआ। ये देखें, ये इसकी हैं काजेज ऑफ फेलियर कि ये डिक्लाइन क्यों कर गया। एक डाइवर्जेंट आउटलुक थी कि मुख्तलिफ कैंप से पीपल थे, इनकी आपस में आइडियाज़ नहीं मिलते थे, ठीक है ना। ये फिर डिफरेंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम था, जबकि ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया में एब्सोल्यूटिज्म था, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम था और फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। म्यूचुअल जेलसीज थी इनके दरमियान, और ये कि फ्रांस नो मोर अ कॉमन एनिमी, फ्रांस अब क्योंकि जंग में नहीं था इनके ख़िलाफ़, फ्रांस अब इनका अलाय था, इनका कोई मुखालिफ ही नहीं था। और ये कि लोगों की इसको सपोर्ट नहीं थी, और ये कि लास्ट में ब्रिटेन जो है वो विड्रॉ कर जाता है इस सिस्टम से, तो इस वजह से इसको डिक्लाइन आता है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे हम देखते हैं, कांग्रेस ऑफ वियना इंस्पायर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अक्रॉस द यूरोप इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848, एनालाइज। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखना, एक ही क्वेश्चन है ये, इसका कोई भी नहीं है, 1830 और 1848। हमने देखना है कि कांग्रेस ऑफ वियना में ऐसे क्या इकदाम हुए जिसकी वजह से यूरोप में दोबारा रेवोल्यूशन आते रहे। तो यहाँ पे हमारी असेसमेंट ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना में ज़रा देखते हैं हम। यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने निगलेक्ट किया लिबरलिज्म को और नेशनलिज्म को कांग्रेस के अंदर। तो जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई उनकी वजह से ये नेशनलिज्म और लिबरलिज्म राइज करता है। प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी कहीं पे अप्लाई किया गया, कहीं पे नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल करैक्टर की बात करते हैं तो वो सिर्फ फ्रांस में आया, लोग डिमांड करते रहे पूरे यूरोप में। अच्छा, कॉन्फेडरेशन पार्लियामेंट जो इन्होंने बनाया तो उसका हेड इन्होंने मीटरनिक को लगा दिया, तो जिसकी वजह से लोगों ने रिबेल किया जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर। अच्छा, इम्बैलेंस ऑफ पावर था, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन को ज़्यादा पावर मिली। स्टेटस ऑफ फ्रांस को हम देखते हैं कि इंडेमनिटी इसने पे की। अच्छा, इंस्टेबिलिटी आई स्मॉल स्टेट्स में, उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को और उनकी हिस्ट्री को उन्होंने इग्नोर किया और उनको आपस में मर्ज किया, तो वो जो कल्चरल क्लैशेज है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो आया, तो इस वजह से भी रिवोल्ट होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि रशियन इंपीरियलिज्म भी एक रीज़न बना इस इन रिवोल्ट्स की। अच्छा, ओटोमन एम्पायर को इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया कांग्रेस ऑफ वियना में, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि ग्रीक क्वेश्चन आता है हमारे पास, ईस्टर्न क्वेश्चन, यही मामला आगे आते हैं। अच्छा, मीटरनिक की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से भी ये इशू आए हमारे पास। ये सारा कुछ जो है ये रीज़न था नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स की, इन्हीं की वजह से नेशनलिस्टिक मूवमेंट आई। हम इटली की देखते हैं तो इटली में ऑस्ट्रिया को 2 प्रोविंसेस दिए गए, लंबार्डी और विनीशिया। तो ये था लोगों का एग्रेशन इस कांग्रेस ऑफ वियना की वजह से। तो यहाँ पे सही लिखा है इन्होंने, कांग्रेस ऑफ वियना इंस्पायर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अक्रॉस द यूरोप इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848। अच्छा, आगे क्वेश्चन है 2020 का, कांग्रेस ऑफ वियना डज नॉट वॉक बट इट डांस। तो वही इलेबोरेट द कोड। अच्छा, ये CSS 2022 का क्वेश्चन है, तो ये कोटेशन है। तो इसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस ऑफ वियना जो है उसका हम जो रिज़ल्ट है वो बताना हमने, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ इश्यूज़ क्रिएट हुए, नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो हमारे यहाँ लिबरलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो रिवोल्ट स्टार्ट हुए स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, इसके अलावा जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर, बेल्जियम के अंदर, फ्रांस के अंदर, रशिया के अंदर, पोलैंड के अंदर, ऑस्ट्रो हंगरी के अंदर। तो ये सारा कुछ जो है हमने इसमें डालना है कि इसकी वजह से ये इश्यूज़ आए, ये रेवोल्यूशन है। ख़ास तौर पे 1830 और 1848 के रेवोल्यूशन हम देखते हैं
कि पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की एविडेंस हैं कि कांग्रेस ऑफ वियना डज नॉट वॉक बट इट डांसेस। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 2023 का। डिस्कस द अटेम्प्ट्स मेड बाय मेटरनिक टू कंट्रोल द जर्मन कॉन्फेडरेशन बिटवीन 1815 टू 1848, वेयर डिड रेवोल्यूशनरी आउटब्रेक फेल, एक्सप्लेन विद डिटेल। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन अगले चैप्टर का भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। हम मेटरनिक की ये पॉलिसीज़ कंजर्वेटिज्म की, सेंसरशिप्स की, ठीक है ना, उन्होंने जो अपनी चार्ल्स बैड डिक्रीज उन्होंने अपनी इशू की थी, पास करवाया था उसको जर्मन कॉन्फेडरेशन से। तो ये सारा कुछ मिला के मीटरनिक जो है, ये वो टैक्टिक्स थे जिनको अपना कर मीटरनिक ने जर्मन कॉन्फेडरेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन फिर रेवोल्यूशन आते हैं, तो रेवोल्यूशन फेल इस वजह से होते हैं कि वहाँ के जो लीडरशिप होती है, एक तो वो कमज़ोर होती है, उनके पास पावर नहीं होती, उनको फॉरेन असिस्टेंस नहीं होती। दूसरा ये कि वो बातें ज़्यादा करते रहे, अमल कम किया। तीसरा ये कि उनके पास ट्रेंड आर्मी नहीं थी, वेल इक्विप्ड आर्मी नहीं थी। इसके अलावा उनके जो आइडियाज़ थे फिलासफर्स के, लोगों के आपस में मुख्तलिफ थे। अच्छा, फिर इनका आपस में रिलीजियस फैक्टर जो था वो डिफरेंसेस थे। कुछ प्रोटेस्टेंट थे, कुछ ऑर्थोडॉक्स थे। तो ये वाली वो चीज़ें थी जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशन फेल हो गया। अच्छा, फिर हम देखते हैं वाई, हु, वाई एंड व्हाट केप्ट द लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म सप्रेस्ड इन जर्मन स्टेट्स। अब यहाँ पे हमें पता है जर्मन स्टेट्स में मीटरनिक था, और उसने क्यों किया, क्योंकि वो कंजर्वेटिव था, वो एंटी रेवोल्यूशनरी था। अच्छा, वो लिबरलिज्म के खिलाफ था, एंटी लिबरल था। अच्छा, एंटी नेशनलिस्टिक था। अच्छा, तो वो ये क्यों स्टार्ट हुई ये मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने सुप्रेस किया था उनकी आइडेंटिटी को, उनके कल्चर को, सेंसरशिप की थी उनकी एजुकेशन को, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, सबको उन्होंने कर्टेल किया। तो इसकी वजह से ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुई, और सुप्रेस करने में मीटरनिक का हाथ था, रशिया का हाथ था, इसके अलावा प्रूशिया का हाथ था। तो ये वाले क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करना थे। मैंने बता दिया हर क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ हमने ऐड करनी है, कौन कौन सा टॉपिक लिखना। अब हम कोटेशंस की तरफ आते हैं, रिकमेंडेड बुक्स में से, और मुख्तलिफ आथर्स की कोटेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं ताकि हम अपने जो पेपर हैं उनमें ये डाल सकें। अब ज़रा डिस्कस करते हैं हम इन कोटेशंस को। पहली जो कोटेशंस हमारे पास है वो माइकल की है, माइचेल भी बोलते हैं इनको। कांग्रेस ऑफ वियना डज नॉट वॉक बट इट डांसेस। ये पहली कोटेशन है कांग्रेस ऑफ वियना के हवाले से। अब दूसरी मीटरने की है, मुनार्क मस्ट हैंग टुगेदर इफ दे वर नॉट हैंग्ड सेपरेटली। मुनार्क्स मस्ट हैंग टुगेदर इफ दे वर नॉट हैंग्ड सेपरेटली। ये मीटरने की है उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है, मिटाने के आइडिया को, उसकी पॉलिसी को, कि जो मुनार्क है उनको मिल के अपने आप को स्टोर करना चाहिए, अपने आप अपना लोहा मनवाना चाहिए। अगली जो हम कैनिंग की है, थिंग्स आर बैक टू होलसम स्टेट अगेन। थिंग्स आर बैक टू होलसम स्टेट अगेन, एवरी नेशन फॉर इट सेल्फ एंड गॉड फॉर अस ऑल। ये कैनिंग की है जब वो लीव कर रहे थे कांग्रेस सिस्टम से, लेफ्ट आउट कर रहे थे, तो तब उन्होंने ये फिक्रात बोले थे। अगला हम देखते हैं ग्रांट एंड टेम्परली की है। आफ्टर 1820 द कांग्रेस सिस्टम बिकेम अ ट्रेड यूनियन ऑफ किंग्स फॉर सपोर्टिंग द लिबर्टीज ऑफ पीपल। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बहुत ही अच्छी कोटेशन है, हम इसको पुट कर सकते हैं। अगली देखते हैं स्टार्ट मिलर की, उनकी एक बुक है, ये रिकमेंडेड बुक है CSS की, मास्टरिंग। ये बुक है स्टार्ट मिलर की, मास्टरिंग द मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री। यहाँ पे देखते हैं द डिफीट ऑफ फ्रांस डिड नॉट रिमूव द थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल रेवोल्यूशन एंड वार। कि जो फ्रांस की डिफीट है उसकी वजह से जो थ्रेट था इंटरनेशनल रेवोल्यूशन का या वार्स का, वो कम नहीं हो सका, वो रिमूव नहीं हो सका। इन्हीं स्टार्ट मिलर की बुक में से एक और कोटेशन है, टू अ लार्ज एक्सटेंट द वियना सेटलमेंट एट द एंड ऑफ वार्स वाज इंटेंट टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। कि जो पर्पस था वियना सेटलमेंट का वो पीस और स्टेबिलिटी था।
अच्छा, ये भी स्टार्ट मिलर की है, उन्हीं की बुक मास्टरिंग मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री से। अगली उनकी जो कोटेशन है वो ये है, व्हाट मेक्स द पीरियड आफ्टर 1815 सो नोट वर्दी इज ऑपरेशन ऑफ मीटरनिक सिस्टम। अच्छा, तो आगे हम डिस्कस करते हैं, इन्हीं की है, स्टार्ट मिलर की ही एक है, व्हाट मेक्स द पीरियड आफ्टर 1815 सो नोट वर्दी इज द ऑपरेशन ऑफ मीटरनिक सिस्टम। कि मीटरनिक सिस्टम का ऑपरेशन था जिसने अगले टाइम पीरियड को आफ्टर 1815 के टाइम पीरियड को इतना ज़्यादा नोट वर्दी बनाया। मीटरनिक की एक कोटेशन हम देखते हैं, ये मीटरनिक के हवाले से है, माई प्रिंसिपल हैव नॉट चेंज्ड एंड दे नेवर विल चेंज। कि जो मेरे प्रिंसिपल हैं वो चेंज नहीं हुए और ना ही वो चेंज होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं एच.एल. पीकॉक की बुक है आ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। ये भी रिकमेंडेड बुक है CSS की। उसकी एक कोटेशन है, डेलिब्रेशंस ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स डिसाइडेड द मेन सेटलमेंट्स। के जो मेन 4 पावर्स हैं, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ब्रिटेन, रशिया, इन्होंने मिल के ये सारी सेटलमेंट की पूरे यूरोप की, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। तो आगे इन्हीं H.L. पीकॉक की है इनकी बुक, वही आ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। देयर वाज नो मेजर वार फॉर 40 ईयर्स आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना। कि कांग्रेस ऑफ वियना के फौरन बाद 40 साल तक कोई बड़ी मेजर वार नहीं हुई। तो ये एक सक्सेस है कांग्रेस सिस्टम की। आगे हम देखते हैं, स्टीफन ली की बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। उसमें ये लिखते हैं, कांग्रेस ऑफ वियना रेफर्स टू अ डिप्लोमेटिक मीटिंग दैट वाज हेल्ड एट वियना। कि एक डिप्लोमेटिक मीटिंग थी कांग्रेस ऑफ वियना जो कि वियना में हेल्ड हुई। ये स्टीफन ली हैं, अपनी बुक एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री में लिखते हैं। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट कोटेशंस जो हमने डिफरेंट बुक्स में से, जो कि रिकमेंडेड बुक्स हैं, वहाँ से निकाल के आप लोगों के लिए रखी हुई थी। तो ये सारा कुछ आप यूट्यूब लेक्चर्स के ज़रिए अपने पास नोट कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई न्यू कोटेशंस या किसी रिकमेंडेड बुक के रेफरेंसेस या जो टॉपिक्स हैं वो दोबारा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो तब तक के लिए अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो न्यू चैप्टर से स्टार्ट होगा जो फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से है, जिसमें मुख्तलिफ हम रेवोल्यूशंस डिस्कस करेंगे, फिर हम लिबरलिज़म, नेशनलिज़म, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।